Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So I'm back with another video और मैंने बच्चों शुरू कर दी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आपकी जो 50% क्वेश्चन साइंस से रहेंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. सो इससे पहले मैंने एक सेशन लिया था कल जिसमें मैंने केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के 20 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चंस कवर किए थे. आज सेशन 2 है और साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, क्लास 10 साइंस की प्लेलिस्ट और क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो. अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम एंड माई इंस्टाग्राम. उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और अगर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मेरी रोज़ फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. और चिंता मत करना, आप सबके लिए जो पीडीएफ है वो मैं ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप आराम से पीडीएफ से पढ़ सकते हो. ठीक है, चलिए जी, तो 20 क्वेश्चंस कराऊंगा. इसमें असर्शन रीजन भी होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस कवर कर लूँगा. तो जैसे आपने 20 क्वेश्चंस चैप्टर 1 के मेरे साथ किए थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के भी अच्छे से 20 क्वेश्चंस कर लो, सो दैट आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे एक अच्छा होल्ड आ जाए. चलिए जी, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. अ पीएच पेपर चेंजेस इट्स कलर डिपेंडिंग ऑन पीएच वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस इट इज डिप्ड इन. ये आप सबको पता है कि हमें पीएच वैल्यू कैसे पता चलती है, उस सब्सटेंस का कलर जब चेंज हो जाता है, मतलब उस पीएच पेपर का कलर जब चेंज हो जाता है जब हम उसको सब्सटेंस पे डिप करते हैं. द पिक्चर शोज द डिफरेंट कलर्स ऑफ अ पीएच पेपर. ठीक है, अब यहाँ पे कलर्स तो ब्लैक एंड वाइट नहीं दिख रहे हैं, बट इतना आप समझते हो कि यहाँ पे विबग्योर का पैटर्न बनता है, कलर का कोई यूज़ नहीं होगा. बट यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन एसिडिटी, इंक्रीज इन बेसिसिटी और बीच में न्यूट्रल. लीना टेस्टेड द पीएच वैल्यू ऑफ 4 लिक्विड्स of a pH paper. The table shows the shade of pH paper after it is dipped separately in the 4 fluids. तो देखो लिक्विड 1 का कलर 9 आ रहा है, तो मार्क कर लेते हैं, दिस इज लिक्विड 1. लिक्विड 2 का कलर 12 आ रहा है, सो दिस इज लिक्विड 2. लिक्विड 3 का कलर 5 आ रहा है, सो दिस इज सॉरी यहाँ पे कलर 3 लिक्विड 4 का है और कलर 5 लिक्विड 3 का है. ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिया. कलर 9 इज फॉर लिक्विड 1, कलर 12 इज फॉर लिक्विड 2, कलर 5 इज फॉर लिक्विड 3 एंड कलर 3 इज फॉर लिक्विड 4. विच लिक्विड हैज लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. मतलब सबसे कम कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की किस में होगी. तो आप सबको पता है कि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन उससे उतना ही अच्छा एसिड, उतना ही कम पीएच, और जितने कम H पॉजिटिव आयंस उतना ही अच्छा बेस, उतना ही ज़्यादा पीएच. तो अब जितने कम हाइड्रोजन आयंस होंगे इसका मतलब है वो सब्सटेंस उतना ही अच्छा बेस है. तो इसमें से सबसे अच्छा बेस कौन सा है, जिसका पीएच सबसे ज़्यादा है. तो जो आपका सोल्यूशन 2 है उसका पीएच सबसे ज़्यादा है, दैट इज 12. तो यहाँ पर बच्चों हमें आंसर मिल गया लिक्विड 2. ठीक है, तो देखो कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, बस उसको डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है. तो आपको बस इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और आप एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाओगे. अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. लीना वॉज एडवाइज बाय अ टीचर टू वेयर ग्लव्स. लीना की टीचर ने भाई एडवाइस दे दी है कि भाई ग्लव्स पहनो और फोरसेप्स यूज करो. फोरसेप्स होता है जिससे आप पीएच पेपर को पकड़ते हो, इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे चिमटे की तरह होता है जिससे कि आप पीएच पेपर को पकड़ते हो. व्हाइल डिपिंग द पीएच पेपर इन द लिक्विड्स, व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस एडवाइस. सर्कल येस और नो टू मार्क योर रिस्पॉन्स. ठीक है, अब देखो आपको क्या लगता है रीजन. ग्लव्स कीप द हैंड्स वार्म. क्या आप बताओ, आपकी केमिस्ट्री वाली मैम कभी भी आपको इसलिए ग्लव्स पहनने को बोलेंगी कि बेटा बहुत ठंड हो गई है, ठीक है, ठंड का मौसम है, ग्लव्स पहन ले. ठीक है भाई, यहाँ पे आपकी मम्मी आपसे बात नहीं कर रही है, यहाँ पे केमिस्ट्री वाली मैडम बैठी हुई हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो आपको इस वजह से वो ग्लव्स नहीं पहनाने वाली हैं. तो आंसर यहाँ पर नो है. ठीक है, फोरसेप्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप देन बेयर हैंड्स. बिल्कुल सही. देखो अगर आप फोरसेप चिमटे से उस पीएच पेपर को पकड़ोगे तो अच्छी ग्रिप बनती है. सो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. ग्लव्स प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम करोसिव लिक्विड्स. यस, ग्लव्स इसलिए पहनाए जाते हैं कि भाई कोई भी एसिड या कोई भी जो ऐसा लिक्विड है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, वो केमिकल आपके हाथ पे ना गिर जाए. ठीक है,
तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से करना है, आप क्रैक जरूर करेंगे, देखना बोर्ड्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड। नेक्स्ट, what should be the color of pH paper after it is dipped in distilled water। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन बच्चे अगले क्वेश्चन की है तो इसको इग्नोर करो। तो क्या होगा डिस्टिल्ड वाटर, अब खुद से बताओ बच्चे, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका जो pH होता है वो 7 होता है, न्यूट्रल। ठीक है, और विबग्योर में जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उसका जो कलर होता है पीएच पेपर का वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो कलर ऑफ पीएच पेपर विल बी ग्रीन, कलर ऑफ पीएच पेपर विल बी ग्रीन, ग्रीन कलर होगा पीएच पेपर का। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। हाँ, अब देखो पहले से इस इक्वेशन को पढ़ लेते हैं। The equation below shows a chemical reaction. X is a metal but Y is a non-metal. ठीक है, तो देखो X एक मेटल है, Y एक नॉन मेटल है, तो H पॉजिटिव X प्लस Y OH नेगेटिव से बन गया YX प्लस HOH। ठीक है, और ये रिएक्शन इस तरीके से लिखी गई है, यहाँ पे आयंस में तोड़ के लिखी, यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखी है। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिस YX की नेचर क्या होगी। तो बताओ क्या लगता है आपको, कौन से दो सब्सटेंस को मिला के डैश प्लस वाटर बनता है, HOH इज वाटर ओनली। सिंपल सी बात है, अगर हम कोई मेटल ले लें, ठीक है ना, उसमें H पॉजिटिव आयंस उसके साथ अटैच्ड है, सॉरी कोई नॉन मेटल ले लें उसके साथ H पॉजिटिव आयंस अटैच्ड है, और कोई मेटल ले लो जिसके साथ OH नेगेटिव आयंस अटैच्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम एक नॉन मेटल मान लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो HCl आ गया, मेटल मान लेते हैं सोडियम, NaOH आ गया, तो YX क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2। तो भाई क्लियरली दिख रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल भी नहीं लेना तो भी आपको पता चल जाएगा भाई H पॉजिटिव आयन है तो एसिड है, OH नेगेटिव आयन है तो बेस है, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो बच्चे सॉल्ट बनता है, NaCl एग्जाम्पल में हमने देखा, तो सॉल्ट यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट, अच्छा जी, बिल्डर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिख देता हूं, CaSO4.12H2 टू मेक द सरफेस लेयर ऑफ इनर वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग, विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर मेक्स इट सूटेबल बिल्डिंग मटेरियल। सीधी सी बात है यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, जिप्सम बना लेता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे अब आप ऑप्शन देख लो कौन सा, इट इज़ लाइट वेट, इट इज़ वाइट इन कलर, ब्ला ब्ला पता नहीं क्या लिखा है, इट इज़ फाउंड रेडिली इन नेचर, ये सब तो ना होगा। इट गेट्स हार्ड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, सिंपल सी बात है भाई, पीओपी को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जब उसमें हम पानी मिला देते हैं वो हार्ड सब्सटेंस बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। तो मैं आपको इसकी यहाँ पे रिएक्शन भी लिख देता हूँ, CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O form CaSO4.2H2 and this is known as gypsum। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। माधव took 10 ग्राम ऑफ ग्रीन सॉल्ट पाउडर इन अ कवर्ड बीकर। उसने क्या किया, एक ग्रीन कलर का सॉल्ट पाउडर ले लिया, ठीक है, ही हीटेड द बीकर फॉर 15 मिनट्स, और उसने इस बीकर को 15 मिनट्स के लिए हीट किया। माधव नोटिस दैट द सॉल्ट पाउडर टर्न्ड वाइटिश आफ्टर 15 मिनट्स। देखो वाइटिश क्यों होता है सॉल्ट, जब उसमें वाटर वेपर्स निकल जाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं, तो उसको हम क्या मानते हैं कि भाई वो एनहाइड्रस सॉल्ट बन गया, है ना। He also found some droplets on the inner surface of the beaker, जैसे कॉपर सल्फेट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का सॉल्ट बोला है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, बट कहीं कहीं कॉपर सल्फेट को ग्रीन भी बोल दिया जाता है क्योंकि ब्लूइश ग्रीन उसका कलर होता है। तो यहाँ पर आप कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो कि जैसे आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनता है, CuSO4 बनता है और 5 वाटर मॉलिक्यूल साथ में बनते हैं। तो ये जो CuSO4.5H2 इसका कलर ब्लू होता है, या आप इसको ग्रीन कह सकते हो। जब इसको हीट करते हैं तो ये वाइट कलर का सॉल्ट बना लेता है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर आपने बीकर ढका हुआ है, ऊपर से ओपन नहीं है, तो आपको बीकर के अंदर की वॉल्स में ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द ग्रीन सॉल्ट
फ्रॉम मादर्स एक्टिविटी क्लिक येस और नो टू मार्क योर रिस्पॉन्स। ठीक है, इट कंटेन्स मॉइस्चर, ग्रीन सॉल्ट में मॉइस्चर था, हाँ जी यस। ये जो 5H2O है यही तो मॉइस्चर है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स तभी तो बने, मतलब सॉल्ट के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर था, तभी तो वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में आए हीट करने पर। इट चेंजेस कलर ऑन हीटिंग, यस, हीट करने पे वो कलर चेंज कर रहा है, ग्रीन कलर का सॉल्ट आपका वाइट बन रहा है, तो क्वेश्चन में ही लिखा है। इट चेंजेस टू अ न्यू केमिकल ऑन हीटिंग, नहीं, नो, नया केमिकल नहीं बनता है, केमिकल वही है, बस वो हाइड्रस से एनहाइड्रस बन जाता है। देखो ये आपको सीखना पड़ेगा, न्यू केमिकल नहीं बन रहा है, बस वो एनहाइड्रस सॉल्ट से हाइड्रस सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, जो एनहाइड्रस सॉल्ट था उससे वो हाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है बस। नेक्स्ट, माधव रिपीटेड the same activity but kept the beaker uncovered, will the results remain same? Explain your answer. कुछ रिजल्ट सेम रहेंगे, वन रिजल्ट विल रिमेन सेम एंड वन रिजल्ट विल नॉट रिमेन सेम। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, फर्स्ट रिजल्ट विल रिमेन सेम, जो सेम रहेगा वो रिजल्ट क्या होगा, वाइट कलर सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अगर आपने बीकर ऊपर से ओपन रखा है तो वाइट कलर का सॉल्ट तो बनेगा, वाइट कलर सॉल्ट विल बी फॉर्म। बट अब हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो 5H2O था वो जब इवेपोरेट हो गया वो तो इन्वायरमेंट में चला गया, एयर में चला गया, बीकर आपने ऊपर से ढका ही नहीं है। जब आपने ऊपर से बीकर ढका ही नहीं है तो ड्रॉपलेट्स कहाँ से बनेंगे। तो जो चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है वो भी हम लिख देते हैं, नो वाटर ड्रॉपलेट्स, नो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन इनर सरफेस ऑफ बीकर। ठीक है, जो पहले हमें इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे थे वो अब नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है वो ऊपर से खुला हुआ है, तो वो सारे वाटर ड्रॉपलेट्स तो आपके एनवायरनमेंट में एस्केप हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट सेपरेटली इन अ डाइल्यूट एसिड। देखो एसिड में उन्होंने एक सर्किट बनाया और एक लैंप लगाया हुआ है। माइक ऑब्जर्व वेदर द लैंप इन द सर्किट ग्लोड फॉर ईच लिक्विड। अब देखो इधर कुछ भी डाल सकता है, वो एसिड बेस जो जिससे भी उसने टेस्ट करना है वो डाल सकता है। तो बेसिकली अब वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि लैंप जलता है नहीं। तो बताओ ये एक्टिविटी वो क्यों कर रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेसिस वाज माइक ट्राइंग टू टेस्ट थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट। वो ये प्रॉपर्टी टेस्ट करना चाहता है कि एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एसिड और बेस अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसी प्रॉपर्टी को वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर रहा है कि अगर बल्ब जल गया तो इसका मतलब एसिड और बेसिस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी वो है जो इस एक्सपेरिमेंट से वो वेरीफाई कर रहा है, वो क्या है, एसिड्स एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी है जो माइक यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। विल द लैम्प ग्लो इफ द सर्किट इज प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर? नो, डिस्टिल्ड वाटर में लैम्प ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में कभी भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते। सो नो, द लैम्प विल नॉट ग्लो, will not glow because distilled water do not have free ions, because distilled water do not have free ions। डिस्टिल्ड वाटर में फ्री आयंस नहीं होते हैं। फ्री आयंस आपको एसिड और बेसिस में मिलेंगे जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, चलो जी, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे पूछा है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है कि एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस एक्स। तो आप सबको पता है जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड में भी नहीं आना चाहिए। बट देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्यों डाला है, क्योंकि क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछा गया है। इधर एक्स डाल दिया, एक्स को पूछा, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन वही बेसिक है, उसको पूछा थोड़ा अलग अंदाज से जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ अ बेस ऑफ विद pH 12.1 इज गिवन। ठीक है, तो आपके पास एक सोल्यूशन है एक बेस का और उसका pH कितना है 12.1। क्लियर।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज इट्स पीएच। सीधी सी बात है, आप खुद से सोचो कि सी का पीएच 12.1 है, अब क्या ऐड करें हम उस सोल्यूशन में कि उसका पीएच कम हो जाए। तो आप कोई भी सोल्यूशन ऐसा ऐड कर दो जिसका पीएच 12.1 से कम है। अगर आप 11.5 वाला सोल्यूशन भी इसमें ऐड करोगे ना, फिर भी 12.1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा पीएच। अब आप खुद सोचो, एक नंबर है 8, है ना, अब 8 है, अब आपको 8 की वैल्यू कम करनी है। तो अगर आप उसमें -0.5 भी कर दोगे तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कोई भी नंबर आप उससे छोटा ले लो, मतलब किसी का भी पीएच अगर 12.1 से छोटा है तो ओवरऑल पीएच डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू इट, करेक्ट, ट्रू। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच 7 होता है, आप ऐड कर सकते हो। ऐड अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट बेस विद पीएच 8.7, ट्रू। 8.7 12.1 से कम है, ओवरऑल पीएच फिर भी कम होगा। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड, ट्रू, बिल्कुल सही। एसिड डालने पर तो ऑब्वियसली पीएच कम ही होगा, क्योंकि एसिड का पीएच तो 7 से भी कम होता है। तो एनी ऑफ पी क्यू एन आर में से आप कोई भी मेथड अपना सकते हो उसका पीएच कम करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन of acid and an alkali form salt and water. The pH of solution changes as we add excess acid to an alkali. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने एक्सेस एसिड लिया है और उसको अल्कली मतलब बेस के साथ रिएक्ट करा है, तो आपका सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो आप खुद सोचो, अगर आपने एसिड ज़्यादा लिया हुआ है तो सॉल्ट एसिडिक होगा, सॉल्ट का पीएच लेस देन 7 होगा जब आप एसिड और बेस में रिएक्शन करा रहे हो, और आपने एसिड ज़्यादा मात्रा में लिया हुआ है तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक बनेगा, उसका पीएच लेस देन 7 होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। तो खुद से सोचो भाई, जो पीएच 7 से कम है वो ढूंढ लो। ए का पीएच 14, बी का भी अराउंड 13, सी का 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, बट डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो पीएच है वो 7 से काफ़ी कम है, क्योंकि आपने इसमें डाला हुआ है एक्सेस एसिड, तो सॉल्ट के साथ एसिड भी रह जाएगा। चलो जी, अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत आसान है, अगर एक सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना है तो कैसे बना है, तो भाई ये वाली तो रिएक्शन आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो खुद से सोचो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से बना है, तो भाई पेरेंट एसिड में देख लो, एक ही जगह आपको कार्बोनेट आयन दिख रहा है, आपको आंसर यहीं से मिल गया, और यहाँ पर आपको कैल्शियम भी दिख रहा है, तो करेक्ट हो गया ना बिल्कुल। कितना सिंपल है, कार्बोनेट आयन सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो ये देखो, है कहने को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पर कितना सिंपल है, अलग ढंग से पूछा जा रहा है बस। चलो जी बढ़ते हैं आगे। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया है। जब भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है, पहले आपको टेस्ट ट्यूब में पानी भरना है, फिर ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसमें एसिड डालना है और कॉन्स्टेंटली उसको स्टर करना है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ठीक है। जो एसिड है वो हम वाटर में डालते हैं और कॉन्स्टेंटली उसको स्टर करते हैं। इन विच ईयर इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। अब आपको बताना है किस ईयर में कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की हाईएस्ट है। देखो यहाँ ग्राफ बना है, बट आपको इस रेड वाली लाइन पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो है बट हर ईयर में कितनी कंसेंट्रेशन है तभी लाइन ग्राफ बनाया जाता है। तो जब भी बार ग्राफ के साथ लाइन ग्राफ हो, आपको लाइन ग्राफ पे फोकस करना है। अब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसमें होगी जिसका पीएच सबसे कम है। तो आप देख लो इन सब में से पीएच सबसे कम कहाँ पे है, ये लाइन सबसे नीचे यहाँ पर आई हुई है, पीएच कितना 1 है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन वहाँ ज़्यादा होगी जो जितना ज़्यादा अच्छा एसिड है, जिसका पीएच बहुत कम है। तो ये साल कौन सा है, 2002, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे तब, है ना। मैं तो छोटा सा था, कौन सी क्लास में था मैं, यूकेजी फर्स्ट में था, है ना, बट आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। चलो जी आगे बात करते नेक्स्ट। Okay, what is the reason for different behavior of magnesium in test tube B? इधर जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड किया हमने, इधर आयरन प्लस डाइल्यूट HCl किया, इधर भी कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl किया, बट यहाँ पे जो मैग्नीशियम है मेटल, ये फ्लोट कर रहा है,
क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि देखो क्या होता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, तो मैं आपको बता देता हूँ मैग्नीशियम बहुत ही लाइटर एलिमेंट है, तो ये MgCl2 प्लस H2 बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ये मैग्नीशियम को फ्लोट करने में मदद करती है। ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं ये मैग्नीशियम मेटल के आसपास, जो मैग्नीशियम क्लोराइड तो बन ही रहा है साथ में, मैग्नीशियम मेटल एकदम से तो ना पूरा मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे होगा ना, तो जितना भी अभी मेटल वहाँ पे बचा हुआ है जो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है उसके आर पार ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। जब उसके बबल्स फॉर्म हो जाएंगे तो वो बबल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स हैवियर हैं। तो भाई डिफरेंट बिहेवियर मैग्नीशियम का क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो उसको फ्लोट करने में मदद कर रही है। चलो जी, Vinay observed a stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it. तो देखो एक करी का निशान था, तो करी में आप सबको पता है टर्मेरिक होता है ना, टर्मरिक होता है, और जब आपने इसके ऊपर सोप लगाया एंड सोप इज बेसिक इन नेचर, एक बेस डाला, तो वो रेडिश ब्राउन हो गया। आप सबको पता है कि जब भी हल्दी पर आप साबुन लगाते हो, कहने का मतलब है जब आप टर्मरिक इंडिकेटर यूज कर रहे हो और उसका टेस्ट बेस के साथ कर रहे हो तो वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आप पानी डालोगे बहुत ज़्यादा तो फिर क्या होगा, दोबारा से उसका जो बेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, टर्मरिक वापस से येलो हो जाएगा, बिकॉज टर्मरिक जो होता है न्यूट्रल में कुछ भी इफेक्ट शो नहीं करता, नो इफेक्ट, येलो ही रहेगा। सीधी सी बात है, आपने हल्दी के दाग पे साबुन लगाया तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, बट जब आप पानी डालोगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन आ गया, न्यूट्रल में तो इंडिकेटर अपना ही कलर दिखाएगा येलो। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, मैंने आंसर ही बता दिया, सोप बेसिक इन नेचर है और टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो रेडिश टिंजेस बेसिस में देता है, सीधी सी बात है। तो ये तो आंसर अभी हमने डिस्कस कर लिया, 2 और 3 ढूंढ लो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इंडिकेटर पे आ सकते हैं, डेफिनेशंस याद करने से अच्छा ये वाले क्वेश्चंस करो। चलो जी, मैंने कहा था मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सब कवर करूंगा, तो असर्शन रीजन भी 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। बिल्कुल सही। अगर आप मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसका पीएच घटता है और फिर दूध जल्दी खराब हो जाता है, तो दूध वाले भैया क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं जिससे कि वो जल्दी खट्टा नहीं होता, उसका पीएच बढ़ जाता है। बट अगर आपको दही जमाना हो तो दही जमाने में टाइम लगेगा, क्योंकि पीएच ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, दही जमाने के लिए पीएच 5 के आसपास जाना चाहिए, उससे नीचे जाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है कि अगर आप बेकिंग सोडा डाल दोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, व्हाट विल हैपन, दही जमाने में टाइम लगेगा। बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6, दिस इज फॉल्स। बेकिंग सोडा पीएच से कम तो ना वैल्यू करेगा, बेकिंग सोडा तो पीएच 6 से ज्यादा वैल्यू बढ़ा देगा। बेस ऐड करने पे तो पीएच बढ़ जाता है, तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो देख लेते हैं, ये जिंक है और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। आपको पता है H2SO4 और जिंक जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे पॉप साउंड भी दिख रही है, तो ये तो आंसर सीधा हाइड्रोजन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायग्राम के थ्रू पूछ लिया गया। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोई भूत नहीं है जिससे आप डर रहे हो कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया पेपर में, भूत आ गया, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन वही सिंपल है, उसको अलग ढंग से पूछा जा रहा है, तो उसको एज अ गोस्ट देखना बंद करो। ओके, अब देखो, जब यहां पर मेटल HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और गैस बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट? कौन से कॉम्बिनेशंस करेक्ट है? सबसे पहले कॉपर। चलो, कॉपर जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन, ना को नो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई जो HCl है उसमें हाइड्रोजन है और कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बट यहां लिखा है गैस इवॉल्व होगी, गलत। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि गैस इवॉल्व होगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही। सेकेंड, आयरन के साथ गैस इवॉल्व होगी, यस भाई, आयरन आपको पता है ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम भी ज्यादा रिएक्टिव है, तब भी गैस इवॉल्व होगी, बट यहां लिखा है नो, तो ये गलत हो गया, यहां पे यस होना चाहिए।
जिंक के साथ गैस इवॉल्व होगी, यस जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो आप देखो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन गलत है, सेकंड और फोर्थ ठीक है। ठीक है, सो बच्चों दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैंने जैसे 20 क्वेश्चंस केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के कराए थे, उसी तरीके से बच्चों 20 क्वेश्चंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के भी करवा दिए हैं। 2 चैप्टर केमिस्ट्री के हो गए। अब नेक्स्ट सेशंस में आपके बायो और फिजिक्स के लेके आऊँगा, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स ही करें, पहले वो कवर करेंगे, देन आई विल मूव टू मेटल एंड नॉन मेटल। तो आई होप आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पीडीएफ आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करो, पीडीएफ आप सबके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ विद एनोटेशंस। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाओ, सो दैट मैं और मोटिवेट हूँ आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। और लाइक ज़रूर करना, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डाउट्स वगैरह पूछ लेना, वैसे भी बच्चे पूछते रहते हैं। मेरा सारा स्केड्यूल, अनअकैडमी की क्लासेस, यूट्यूब के वीडियो, सबके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। इन सब के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।